इनफाइनाइट, यानी कि दो मिरर के बीच यदि कोई ऑब्जेक्ट रख दी जाए और दोनों मिरर एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल होगी, इफ टू मिरर इज पैरेलल टू ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम, देन नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितनी होगी, इनफाइनाइट। इसे तो याद ही रख लेना है। ऐसे देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जैसे सिंपली कर सकते हैं कि याद करने का मेथड है वो बता देते हैं, उसके बाद आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे जिसके बाद आपको ये सारी चीज याद करने की ही जरूरत नहीं है। बस अगर आपको मेथड पता है तो उस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। तो ये हम समझ चुके हैं कि दो मिरर जब पैरेलल होती है तो उसके बीच कितना इमेज बनता है, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट। अब देखिए, अब मानते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो कि हमारे पास देखिए फिर से मिरर 1 है और यह मिरर 2 है और इसके बीच मान लेते हैं कितना डिग्री का एंगल है, थीटा डिग्री का एंगल है। आपसे पूछा जाएगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम, यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखते हैं जो कि यहाँ से बना रही अल्फा और यहाँ से बना रही बीटा, इसका मतलब थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि यदि हमारे पास दो मिरर, देखिए पहले केस में क्या था, दोनों मिरर समानांतर थी, पैरेलल थी। अब पैरेलल नहीं, उनके बीच कोई ना कोई एंगल है, कितना एंगल है, थीटा। तो थीटा डिग्री के एंगल पर हमारे पास दो मिरर है M1 और M2। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ रिजल्ट है उसे लिख लेते हैं। ये फिगर के नीचे आप लोग रिजल्ट लिखिएगा। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, देखिए हमको करना क्या है, देखो ऐसे करेंगे 360 बाई थीटा, थीटा क्या है, दोनों मिरर के बीच का एंगल, इज इक्वल्स टू n। पहले तो एक कैलकुलेट करना है, जैसे मानते हैं कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 60 डिग्री है दो मिरर के बीच का एंगल, तो n कैसे निकालेंगे, तो 360 बाई 60 कितना आ गया 6, n का वैल्यू 6। उसी तरह से 30 होता, 60 होता, 120 होता। तो आप सबसे पहले n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे थीटा से डिवाइड करके। अब इसमें बारी बारी से केस देखिए। फर्स्ट if n बराबर इवन, n इज इक्वल्स टू इवन, अगर n का वैल्यू इवन है देन नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू n माइनस 1। ओके, यानी कि नंबर ऑफ इमेज n माइनस 1 होगी और यहाँ पे देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सिमेट्रिकल, मतलब अल्फा बराबर बीटा और एन अनसिमेट्रिकल, मतलब अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा। फिर से समझते हैं इसे कि मानते हैं कि जब डिवाइड किए तो देखिए n का वैल्यू कितना है 6, 6 एक इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर चली आएगी तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है बीचों बीच 30 डिग्री वाले लाइन पे हो या 30 डिग्री वाले लाइन पे नहीं भी हो। देखिए सिमेट्री का मतलब क्या, अल्फा बराबर बीटा, जो भी एंगल होगी इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे। तो सिमेट्री का मतलब है कि दोनों तरफ से सिमिलर होनी चाहिए। तो इस लाइन पे हो तो भी आंसर होगा n-1। अगर इस लाइन पे सिमेट्रिक हो या ना हो, जैसे 60 डिग्री का सिमेट्रिक हो गया 30 डिग्री और अनसिमेट्रिक हो गया 40 डिग्री 20 डिग्री, मतलब दोनों एंगल सेम नहीं है, उस कंडीशन में भी आंसर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू n-1। अब सेकंड केस क्या होती है, चलिए नोट कर लिए होंगे। देखिए सेकंड केस हम मान लेते हैं फिर से कि माना कि दो मिरर के बीच का एंगल है 120, कितनी डिग्री 120 डिग्री। तो सबसे पहले यहां से n निकालोगे तो 360 बाई 120 तो कितना आया 3, n का वैल्यू चला आया 3। तो जैसे ही n का वैल्यू 3 आया तो देखिए n इज एन ओड नंबर। अब इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, तो देखिए फर्स्ट इफ n इज ओड, n ओड होगा तो उसमें a में लेंगे इफ अल्फा बराबर बीटा। अल्फा बराबर बीटा का मतलब हमारी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से 60 डिग्री और यहाँ से 60 डिग्री वाली लाइन पे है, यहाँ पे है, यानी कि अल्फा बराबर बीटा, मतलब इसको बोलते हैं सिमेट्रिक का केस। तब नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितनी हो जाएगी, n-1। बट यदि ऐसा हो जाए अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा,
जब अल्फा बीटा एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसे बोला जाता है अनसिमेट्रिक। जैसे ये 60 डिग्री वाली लाइन पे ना होकर के ऐसे हो जाए, इस लाइन पे ऑब्जेक्ट हो, टोटल 120 डिग्री, ये मान लेते हैं 50 डिग्री, तो ये हो जाएगी कितना डिग्री, 70 डिग्री। यानी कि इस लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई हो इस लाइन पे, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक। जब अल्फा और बीटा एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितनी हो जाएगी, यही 3 रिजल्ट आपको ध्यान रखिए। तो देखो एग्जाम में या तो आप ये रट के जाओ, या हम आपको इसके बाद एक स्मार्ट बहुत अच्छा मेथड बताएंगे, जिसके बाद ये सब चीज आपको याद ही नहीं रखनी है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, क्या कुछ नहीं देखना है, बस वो मेथड जाननी है। यदि आप वो मेथड जानते हो तो आप कोई भी एंगल को ऑब्जेक्ट रखा हो आप आसानी से बता सकते हो। और देखिए इस ये जो ट्रिक है, या सब सिंपली कह सकते हैं, जो रिजल्ट है इसमें एक ड्रॉबैक्स है। मान लेते हैं कि हमने डिवाइड किया, ना इवन आया ना ही ओड आया, मतलब फ्रैक्शन में चला आया, मान लेते हैं 3.2, 6.9, 4.5 अगर चला आता है तब क्या होगा, मान लेते हैं कि दो मिरर के बीच का एंगल 73 डिग्री हो, 65 डिग्री हो, 42 डिग्री हो, तब क्या करेंगे, तो उस केस में ये सारी फॉर्मूला आपकी नहीं लग पाएंगी। तब जाकर के जब एक रिजल्ट हम आपको बताते हैं, एक मेथड बताते हैं जिसके सहारे आप चाहे एंगल फ्रैक्शन में हो या कह सकते हैं एंगल 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री को छोड़कर 42, 41, 45, 47, 133 कुछ भी हो, उसके लिए आप आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए वो रिजल्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से वो मेथड है। ये सारा चीज आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए ये सारी चीजें एक बार देख लेना जरूर है, बट एग्जाम में, क्योंकि देखो एग्जाम में याद है समय थोड़ा कम लगेगा, बट वो एक जो मेथड हम आपको बताते हैं वो मेथड बहुत अच्छा मेथड है। जब भी आप डिवाइड करो और फ्रैक्शन में चला है, जैसे 3.2, 3.1 समथिंग, तो उस केस में इस मेथड से तो बनेगा नहीं। तो जब नहीं बनती है तब हम क्या करने वाले हैं, देखिए चलिए देखिए इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम, इसका नाम दिए हमने क्रॉस रिमूव मेथड। क्रॉस रिमूव मेथड किसके लिए है यार, तो नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए। देखिए इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले देखिए मानते हैं कि हमारे पास दो मिरर है, यह मिरर M1, यह मिरर है M2, और यही लाइन है, यहां से मानते हैं अल्फा डिग्री और यहां से मानते हैं बीटा डिग्री, और इसी लाइन पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। और आपसे पूछा जाएगा बताइए कितना इमेज बनेगा, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। अब देखिए क्या करेंगे, अगर आपको वो मेथड फॉर्मूला याद है तो वही सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करके थीटा निकालोगे, भाग दोगे, देखोगे इवन आ रहा है कि ओड आ रहा है, इवन है तो n-1, ओड आ रहा है तो दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होने वाली है, तो फर्स्ट कंडीशन यह होने वाली है कि सिमेट्रिक है तो n-1, अनसिमेट्रिक है तो केवल है। अब देखिए इस मेथड से आसानी से चाहे इवन हो, ओड हो, सिमेट्रिक हो, नॉन सिमेट्रिक हो, कुछ भी हो, सारे का आंसर निकल सकता है। करना क्या है, देखिए हमको क्या क्या करना होता है इस मेथड को लगाने के लिए। तो सबसे पहले कुछ रिजल्ट इस मेथड का लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि व्हेन एनी एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी कि जब आप एंगल कुछ मेथड का कैलकुलेट करोगे 180 से बड़ा आ जाता है तब आपको स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है। बस यही कंडीशन ध्यान रखना है, स्टॉप हो जाना है, मतलब इसका आगे इमेज नहीं बन पाएगी, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि पॉइंट कहना क्या चाहती है। देखिए मानते हैं कि यह मिरर है और यहां से अल्फा डिग्री के कोण पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यही मिरर है आपकी। तो देखिए इस मिरर से जो निकलने वाली इंसिडेंट रहे, चांस है कि दर्पण पे आए और रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाएगी, तो इसको पीछे करेंगे तो कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। अब ये क्या कर रहा है कि व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी कर लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब देखिए इसका क्या मतलब होने वाला है कि मानते हैं कि यह मिरर है, देखिए यह अल्फा मानते हैं 30 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइन
मिरर पे आएगी, मतलब चांस बनता है कि इमेज बने। बट इसी अल्फा को और बढ़ा दीजिए, अब कर दीजिए 80 डिग्री, फिर भी चांस है, और बढ़ा दीजिए, फिर भी चांस है, और बढ़ा दीजिए, फिर भी चांस है, और बढ़ा दीजिए, फिर भी चांस है, और बढ़ा दीजिए। बट एक बार जब ऐसे ही 180 डिग्री हो जाएगी एंगल, इसका मतलब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आपकी हो जाएगी तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली कोई भी रे है जो कि इस मिरर पे नहीं पहुंच पाएगी। जब नहीं पहुंच पाएगी इसका मतलब जब आपतित किरण या इंसिडेंट रे मिरर पे आ ही नहीं रही है तो वो कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जब रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो इमेज नहीं बनेगा। या ऐसा भी एक केस देख लेते हैं, इसको तो अच्छे से और फिर समझा देते हैं आपको, क्योंकि देखिए ये पॉइंट या तो रख लीजिए या तो आप समझ लीजिए। तो देखिए कैसे समझते हैं, क्योंकि इस बार हम कुछ ही प्रॉब्लम लेने वाले। जैसे ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं और एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, समानांतर मतलब पैरेलल। और एक बार देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं। आपको देखने से क्या पता लग रहा है कि ये एंगल मानते हैं 60 डिग्री है, एंगल मानते हैं 120 डिग्री है, ये वाली एंगल 180 डिग्री है और ये एंगल 210 डिग्री है। आप क्या देख पाओगे कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो दो जगह पर इमेज बनेगी। कहाँ कहाँ बनेगी, यहाँ पर और यहाँ पे। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट 180 डिग्री पे आ जाएगी उसकी इमेज नहीं बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट खुद ही पीछे चली गई, जब पीछे चली गई तो कोई भी किरण आएगी नहीं। किरण आएगी भी कहाँ, मतलब इंसिडेंट है मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे आएगी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है नहीं। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए बोला गया है कि व्हेन एनी एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री तो हमें स्टॉप कर जाना है, मतलब उसके बाद इमेज नहीं बनने वाली है। चलिए अब हम मेथड की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से थी। मानते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मिरर नंबर 1 है और यहाँ पे मिरर नंबर 2 है। यह एंगल अल्फा है और यह एंगल क्या है, देखिए कितना अच्छा मेथड है यह। करना क्या है कि आपको बारी बारी से देखिए आपको बारी बारी से करना क्या है इस मेथड में कि सबसे पहले यहाँ पे लिखना है मिरर नंबर 1 और यहाँ पे लिखना है मिरर नंबर 2। ओके, क्या मिरर नंबर 1 एंड मिरर नंबर 2। और क्या करना है, देखिए जिस मिरर के साथ ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल बनाया है, तो देखिए तो इस मिरर के साथ ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रही है, अल्फा, तो उसके नीचे लिख देंगे अल्फा। देखिए मिरर 2 के साथ ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रही है, बीटा, तो इसके सामने क्या लिख देंगे, बीटा। अब देखिए हमने बोला था क्रॉस रिमूव, तो क्रॉस का मतलब यहाँ से सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्रॉस, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बीच में एक एंगल लिखेंगे, वह कौन सा एंगल होगा, तो देखिए तो यह लाइन कहां से आ रही है, मिरर नंबर 1 से। यह लाइन कहां से आ रही है, मिरर नंबर 2 से, यानी यह 2 से या 1 से। तो देखिए तो मिरर 1 और मिरर 2 के बीच टोटल एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। या सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा एंगल रखा जाता है, दोनों मिरर के बीच का एंगल। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए क्या करेंगे, इस लाइन की तरफ के एंगल को जोड़ के यहाँ लिखते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, तो आंसर कितना यहाँ पे आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा। इधर वाले को ऐसे जोड़ते हैं, तो देखिए बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो इधर आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। कोई दिक्कत। अगली बार पुनः क्रॉस करेंगे तो यह लाइन ड्रॉ करेंगे, पुनः दो मिरर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करना है, फिर से जोड़ना है। तो देखिए इधर वाले को इसके साथ जोड़ेंगे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा, तो इन दोनों को जब जोड़िएगा तो आंसर आएगा, देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 बीटा। अच्छा, उसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे अगली बार। यानी कि करना ही है कि इस तरह से उतरना है तो इधर वाले को जोड़ना है, इस तरह से डाउन आना है तो इधर वाले को जोड़ना है, पुनः क्रॉस करना है, पुनः क्रॉस करते हुए बार बार क्या जाना है, डाउन चला जाना है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 3 अल्फा प्लस यहाँ बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 बीटा। पुनः क्रॉस करना है, यहाँ पे फिर से एंगल कितना होगा बीच में, अल्फा प्लस बीटा, इसी को जोड़ते चले जाना है। तो देखिए 3 अल्फा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। इधर जोड़ोगे तो आएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 4 बीटा। अच्छा, अब देखिए हमें यह तब तक करते जाना है जब तक कि
कोई भी एंगल 180 के बराबर या 180 से बड़ा ना चला है। जैसे ही कोई एंगल 180 से बड़ा या बड़ा चलाएगा तो वहां पे रुक जाना है। ओके क्या? अब देखिए इसको थोड़ा अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेथड फिर से समझिए कि हमें करना क्या है कि दोनों मिरर को देखना है कि किस मिरर से कितना एंगल बन रही है। तो मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2 देखिए। मिरर नंबर 1 के साथ कितना एंगल है? अल्फा, तो उसके नीचे अल्फा। मिरर नंबर 2 के साथ कितना एंगल है? बीटा, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? बीटा। पुनः क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद इसके बीच में लिखते हैं दोनों मिरर के बीच का एंगल, तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ से इधर चलेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से इधर चलेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे? पुनः देखेंगे दोनों मिरर के बीच कितना डिग्री का एंगल है, तो जो दोनों मिरर के बीच जितना डिग्री का एंगल, फिर नीचे जाएंगे, फिर जोड़ेंगे और इसी तरह से जोड़ते हुए लास्ट तक जाएंगे। तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि कोई एंगल 180 या 180 से बड़ा ना हो जाए। बड़ा हो जाएगी तो स्टॉप हो जाएंगे। अब कोई बोले कितना इमेज बना, तो देखिए इमेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिरर 1 में इधर जितना बार क्रॉस हुआ है, देखिए 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज। यदि कोई पूछेगा मिरर 2 में, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तब तक काउंट करते जाएंगे जब तक कोई ना कोई एंगल 180 या 180 से बड़ा हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि दो मिरर के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा। आप ऐसा करो, इस फिगर को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू हम आपको समझाते हैं कि इस मेथड को कैसे यूज करना चाहिए। देखते हैं कि हम माना कि दो मिरर है मेरे पास M2 एंड दिस इज मिरर नंबर M1, और यहां से बनता है 20 डिग्री का एंगल और यहां से बनता है 30 डिग्री का एंगल। इसी लाइन पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखी हुई है और आपसे पूछ दे कि बताइए नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। अब देखो, अगर तुमने रटने वाले मेथड से जाते हो तो देखो 30 और 20 कितना हो गया? 50। और 50 को जब 360 से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन में चला जाएगा। जैसे ही फ्रैक्शन में चला जाएगा तो मेथड आपका लगेगा नहीं। बट यह मेथड सबके लिए लगता है। आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, मिरर नंबर 1 देंगे और यहाँ पे मिरर नंबर 2 में हम लोग इस न्यूमेरिकल को प्रोसीड कर रहे थे, जहाँ पर देखिए हमने कॉन्सेप्ट जान लिया था कि हमें करना क्या है कि दो मिरर के बीच का यदि एंगल मालूम है तो कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी यह देखना था। तो यही प्रॉब्लम थी। माना कि यह मिरर M1 है, यह मिरर M2 है और इसके बीच का एंगल आपको टोटल एंगल है 330 + 20 = 50 डिग्री। तो यदि आप उस मेथड से जाते हो तो n का वैल्यू निकालोगे 360/50 और करोगे तो देखिए नंबर इंटीजर में नहीं आएगा, फ्रैक्शन चलाएगा, तब आप उस मेथड को नहीं लगा सकते हो। अब देखिए तो यह जो मेथड आपको बताया गया था वह सब जगह लगेगा, चाहे किसी टाइप का भी एंगल हो। तो देखिए हमने क्या बोला था कि सबसे पहले मिरर को लिख लीजिए M1 और M2, फिर क्या कीजिए देखिएगा कि M1 ऑब्जेक्ट से कितना एंगल बना रही है। तो M1 देखिए कितना 20 डिग्री, तो इसके सामने कितना लिखेंगे 20 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे देखिए M2 कितना बना रही है 30 डिग्री। ओके, अब क्या करना था, एक क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाने के बाद क्या करना है, इस क्रॉस में देखिए यह लाइन M1 से आ रही है और M2, यानी M1 और M2 के बीच का एंगल लिखना है। तो 30 + 20 कितना डिग्री? 50 डिग्री। अब क्या करना था, 20 + 50 जब इधर जाना है तो इसको जोड़ना है तो 70 डिग्री, इधर जाना है तो इसको जोड़ना है तो 30 + 50 कितना डिग्री हो गया? 80 डिग्री। और चेक करते रहना है कि क्या यह एंगल 180 से बड़ा है या बराबर, तो रुक जाना है। अगर उससे छोटा है तो आगे बढ़ेंगे। देखिए दोनों 180 से छोटा है तो फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में फिर से कितना डिग्री? 50 डिग्री। अब जोड़िए 20 + 50 = कितना? 120 डिग्री। इधर जोड़िए 80 + 50 = 130 डिग्री। फिर से देखेंगे क्या दोनों 180 से छोटा है, यानी छोटा है तो फिर से आगे बढ़ेंगे। अब बीच में कौन सा डिग्री है? 50 डिग्री। अब जोड़ेंगे देखिए 130 + 50 = 180, तो यहाँ से स्टॉप, क्योंकि वहां पे लिखा था कि जब एंगल 180 और 180 के बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो जाए तो आगे नहीं बढ़ना है, तो यहाँ रुक जाना है। बट इधर जोड़िए 120 + 50 = 120 डिग्री, इसका मतलब 170 डिग्री। 180 से छोटा है मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी। बट जैसे ही इसके आगे जाओगे तो देखिए 170 में जब जैसे ही आप 50 फिर से ऐड करोगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहीं तक हमको स्टॉप कर जाना है। अब देखिए आपसे कोई पूछा है कि बताइए कितना इमेज बना, तो पहले लिखेंगे दर्पण 1 M1, मिरर 1 में काउंट करेंगे। तो कैसे काउंट करना है, देखिए 1 2 3, ये वाला काउंट नहीं होगा। मिरर 1 में कितना इमेज बना? 3 इमेज।
ओके। यदि आपसे पूछा जाए कि मिरर 2 में कितना बना, तो देखिए 1 2 3 4, तो मिरर 2 में कितना इमेज बन रहा है, 4 इमेज। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल इमेज कितना बन रहा है, 4 + 3 = 7 इमेज बनेगा। यानी कि यह मेथड बेस्ट मेथड है। यदि आप उससे जाते तो आपका आंसर भी नहीं आता और कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाती, क्योंकि देखिए इसका फ्रैक्शन में आएगा 7 पॉइंट समथिंग और उसके बाद आपको न पता चलेगा कि इवन है कि ओड है। इसीलिए हमेशा इस मेथड से जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि तब तक हम क्रॉस करते जाएंगे और देखिए रिमूव कहां करना है, जैसे 180 डिग्री हो जाएगा वहां पे रुक जाना है, मतलब उसके आगे इमेज नहीं बनेगी और अगले वाले में ऐड करना है, जैसे ही 180 से बड़ी हो जाएगी वहां रुक जाना है। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ठीक है यदि दो मिरर के बीच कोई दूसरा एंगल होगा तब कितना इमेज बनेगा। प्रॉब्लम देखेंगे। अब एक और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये है आपकी मिरर नंबर 1 और ये है मिरर नंबर 2 और ऑब्जेक्ट इस लाइन पे कहीं रखी है, यह ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इससे एंगल मानते हैं कि 25 डिग्री है और इससे एंगल 45 डिग्री है। ओके, यानी कि देखिए मिरर है M1 और M2 और दोनों के बीच देखिए 25 और 45, अगर दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको 70 डिग्री आ जा रहा है। तो जैसे ही 70 डिग्री यानी कि दो मिरर के बीच अगर 70 डिग्री का कोण हो, तो यदि आप उस मेथड से जाते हो तो देखिए 360/20, फिर से फ्रैक्शन में आएगा। जब फ्रैक्शन में आएगा तो आप नहीं समझ पाओगे कि इवन है कि ओड, यानी कि इस मेथड से तो आप नहीं जा सकते हो। तो देखिए सबसे अच्छा मेथड होता है क्रॉस रिमूव मेथड। उसमें करना क्या, मिरर 1 को लिखना है और इधर मिरर 2 को लिखना है। फिर करना क्या होता है, मिरर 1 को देखिए कि ऑब्जेक्ट से कितना एंगल बना रहा है 25 डिग्री, तो यहाँ 25 लिखेंगे और बताइए मिरर 2 कितना है 45 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे, क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस बनाने के बाद क्या करते हैं, इस क्रॉस में किसका एंगल रखते हैं, तो देखिए यह लाइन कहां से आ रही है M1 से, यह लाइन कहां से आ रही है M2 से, तो दो लाइन के बीच का एंगल, तो दोनों मिरर के बीच का एंगल। तो जब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको कितना डिग्री मिलेगा 70 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, ऐड करते जाइए, यहाँ वाला इमेज यहाँ वाला, तो देखिए इसमें करोगे तो आएगा 95 डिग्री, इसमें करोगे 115 डिग्री। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, चूंकि फिर से चेक करेंगे क्या 180 से बड़ा है, नहीं, बराबर है, नहीं, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से बीच में कितना डिग्री 70 डिग्री। अब ऐड कीजिए तो 165 डिग्री, बट यहाँ ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है 185 डिग्री। ओके, यानी आप देख रहे हो कि यह 180 से बड़ा हो गया, मतलब यह इमेज तो बनने वाली नहीं है, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अब इसमें चेक करेंगे 165। अगली बार जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करोगे तो देखोगे यहाँ पे ऐड कितना करना रहता है 70, तो चूंकि 180 से बड़ा हो गया तो इससे भी आगे नहीं बढ़ना है। तो हमें पता चल चुका है कि हमें कहां तक जाना है, यहीं तक जाना है, इस लाइन तक। अच्छा, इसमें क्या है, इस इमेज को काउंट नहीं करना है, तो फिर से हम लिखेंगे M1। बताइए M1 में कितना इमेज बन रहा है, 1 2 3, M1 में बन रहा है 3 इमेज, बट M2 में कितना बन रहा है, तो दिस इज M2 और M2 में देखिए 45 95, चूंकि या तो 180 से बड़ा है, खत्म। कितना इमेज बन रहा है 2 इमेज। तो यदि आपसे कोई पूछे कि टोटल बताइए, तो टोटल हो गया 3 + 2 = 5 इमेज। ओके, तो इस तरह से ये मेथड बहुत सिंपल है। बस ध्यान यही रखना है कि हमें करना क्या होता है, पहले दोनों मिरर के बीच का मिरर कितना एंगल बना रही है ऑब्जेक्ट वाली लाइन से, उसके बाद आपको क्या करना है दोनों मिरर के बीच का एंगल, और बारी बारी से जोड़ते जाना है, तब तक जोड़ते जाना है जब तक कि टोटल एंगल किसी भी मिरर का 180 और 180 से बड़ा ना हो जाए। ओके, थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला लगाते मतलब ये मेथड लगाते वक्त फर्स्ट तो ध्यान रखना है कि 180 और 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट और ध्यान रखेंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखते हैं, मानते हैं कि दो मिरर 90 डिग्री पर हो। इफ टू मिरर, दिस इज M1 एंड दिस इज M2, एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री। अब मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है
यहाँ पे रखी हुई है O। अगर आप पहले वाले मेथड से जानते जाते हो तो देखिए n का वैल्यू कितना आएगा 360/90, दिस इज 4 है इवन नंबर, तो इमेज की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू n-1 यानी 4 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 इमेज। अब इसको थोड़ा बना के देखते हैं कैसे कैसे। तो देखिए किसी भी प्लेन मिरर में उसी लाइन पे बनेगी, परपेंडिकुलर लाइन पे उतनी ही दूरी पर इमेज। तो मानते हैं कि यहाँ पे इमेज बनी I2। अब इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ करेंगे तो यहाँ पे देखिए इमेज बनेगी इसके अंदर मिरर 1 पे I1। ओके, अब देखोगे कि क्या होगा, जरा सा ऐसा सोचिएगा, ए जो ऑब्जेक्ट O का जो इमेज है I1, यह देखिए I1 इस दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यह मिरर ऐसे है तो जितना हाइट पे ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट पे नीचे क्या बनेगी इमेज। बट इसको देखिए, यह जो I2 है इमेज, वह मिरर 1 के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। यानी आप ऐसा भी सोच सकते हो, आपको हमने जब एक मेथड बताया था तो वहां बोला था कि जब ऑब्जेक्ट आगे या पीछे हो तो आप मिरर को आगे पीछे कर सकते हो। तो हम ऐसा करेंगे, इस मिरर को पीछे कर लीजिए और इस मिरर को नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए जरा फिर से, यह हो गया ऑब्जेक्ट और यह हो गया मिरर, यह हो गया ऑब्जेक्ट, यह हो गया मिरर। और आप देख सकते हो कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज। यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट उतना ही दूरी पे इमेज, इधर से भी जितना ही दूरी पे ऑब्जेक्ट उतना ही दूरी पे क्या बनेगी, इमेज। यानी कि यहाँ बनेगी थर्ड इमेज। यानी कि जब दो मिरर 90 डिग्री पे होती है तो टोटल इमेज कितनी बनने वाली है, 3। अच्छा, 3 में कौन है, देखिए I1, I2 और I3। यहाँ पे एक पॉइंट नया देखने को मिला होगा। देखिए हो क्या रहा है, इस ये जो ऑब्जेक्ट होगी I2 जो कि मिरर M2 के लिए इमेज है, वो I2 है जो इमेज, और यहाँ पे I1 जो इमेज है। अगर इन दोनों का जब अगला प्रतिबिंब बनाते हो तो बन रहा है I3, इसका भी I3 और इसका भी I3। तो आप कर क्या रहे हो, इसको 2 बार काउंट नहीं करना है, इसका भी इमेज I3 और इसका भी इमेज I3, मतलब दोनों एक ही बिंदु पे आ जा रही है। तो इसको बोला जाता है ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब एक ही पॉइंट पर दोनों आ जाना। यदि इस पॉइंट का नाम हम Q दे देते हैं तो देखिए Q पर किसका किसका प्रतिबिंब बन रहा है, I2 का भी बन रहा है और I3 का। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि दोनों अलग काउंट करना है, इसका भी यही प्रतिबिंब है, इसका भी यही प्रतिबिंब है, इसका मतलब दोनों को एक ही बार काउंट करना है। तो 1, 2 और टोटल इमेज 3। तो यानी कि ओवरलैपिंग को थोड़ा सा समझना। ओवरलैपिंग का मतलब है कि दो दर्पण में किसी भी वस्तु का, दो डिफरेंट वस्तु का जब इमेज बनेगा वह एक ही बिंदु पे बन जाए। जब एक बिंदु पे बन जाती है तो उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के केस में उसको एक माना जाता है, दो नहीं माना जाएगा। अब चलिए मानते हैं कि वहां जो हम क्रॉस मेथड लगा रहे थे वहां पर कैसे चेक करेंगे कि ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए इसका आंसर याद है मुझे कि जब परपेंडिकुलर होती है तो 3 इमेज, पैरेलल होती है तो इनफाइनाइट इमेज। चलते हैं अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा उस मेथड से करते हैं। देखिए यह आपकी है मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2, मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2, और दोनों के बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ऑब्जेक्ट इस तरह से रखी हुई है 45 एंड दिस इज योर 45। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है। अब हम बनाते हैं उस मेथड से। तो यहाँ पे रखेंगे M1 है और यह क्या है, M2 है। चलिए कितना डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री। देखिए ऑब्जेक्ट से कितना डिग्री है, 45, यहाँ भी कितना है 45। फिर से क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद आपको क्या मिलने जा रहा है, इसके बीच में कितना डिग्री है, देखिए दोनों मिरर के बीच टोटल 45 + 45 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री का एंगल है। अब इसको इधर करेंगे, अब दोनों को ऐड कीजिए, 45 + 90 इक्वल्स टू 135, और यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना 135। अब देखिए जरा इसको और आगे बढ़ाइए, फिर से बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो जरा इसको ऐड करोगे तो आपका हो गया 5, 2, 2, और ये कितना है 2, 2, 5। अब आपको देखने से क्या मिल रहा है कि ये दोनों एंगल 180 से बड़ा है, इसका मतलब इसको तो काउंट नहीं करनी है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा इस मेथड को लगाओगे तो कितना नंबर ऑफ इमेज हुआ, आप क्या काउंट करोगे, 1 में 1 और 2, 2 में भी 1 और 2, तो आंसर कितना हो गया 4। बट अभी आंसर निकला कितना है 3।
यानी कि कहीं ना कहीं गलती है। तो देखो गलत नहीं है, वो ओवरलैपिंग का केस है। ओवरलैपिंग का केस मतलब दोनों दर्पण यानी दोनों मिरर एक ही पॉइंट पे इमेज बना रहा है, तो उसको एक बार काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि उसे हम 2 बार काउंट करेंगे। ओके क्या? अब देखिए ओवरलैपिंग चेक कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए M1 में कितना इमेज है, तो आप तुरंत कहोगे 1 + 1 2 इमेज। अगर आपसे पूछा जाएगा M2 में कितना इमेज है, फिर से कहोगे 1 1 2 ये 2 इमेज। अगर आपसे कोई पूछे टोटल कितना इमेज है, तो आपका तो आंसर आ रहा है 4 इमेज। बट अभी हमने क्या देखा है कि जब 90 डिग्री होती है तो कितना इमेज बनता है, 3 इमेज बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए जब हम मेथड लगाएंगे तो 2 चीजों का ख्याल रखेंगे। पहला, स्टॉप कहाँ करना है, जब 180 से बड़ा हो जाए। दूसरा चेक क्या किया जाता है कि बारी बारी से हम ऐसा करके ये तीनों लाइन को चेक करते जाएंगे, एंगल को जोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको जोड़िए 45 + 45 + 90 दैट इज इक्वल टू 180, यानी इस तीनों एंगल का सम जहां 360 डिग्री हो जाएगा तो वहां पर एक बार काउंट करना है, यानी वहां ओवरलैपिंग का। कैसे? देखिए यहाँ पर जब ऐड करोगे तो 180 360 तो है नहीं, जब 360 नहीं है तो यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही, बट यहाँ जोड़िए 135 + 135 270 प्लस 90 इज इक्वल टू 360, मतलब इस वाले तीनों को ऐड करते हैं तो 360 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि M2 में जो प्रतिबिंब इमेज बना है और M1 में जो इमेज बना है, दोनों एक ही पॉइंट पे बन गया है। जब एक पॉइंट पे उसको मतलब एक बार काउंट करेंगे, एक बार काउंट करेंगे तो या तो आप इसको काउंट करिए या तो इसको काउंट करिए। इसका मतलब यदि हम M1 में नहीं काउंट करते हैं तो M2 में काउंट करेंगे, तो M2 में टोटल कितना इमेज बनना चाहिए, एक। अब आंसर कितना आएगा, टोटल 3 इमेज। यानी कि बस अब समझ लेते हैं एक बार रिकॉल करके कि हमको इस मेथड को लगाते हुए क्या क्या ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट मेथड हमें यह ध्यान रखनी है कि कहां पे स्टॉप करना है। तो कोई भी एंगल 180 और 180 से बड़ी हो जाएगी तो स्टॉप कर जाना है। दूसरा मेथड में क्या ध्यान रखना है कि हमको इस लाइन को ऐड करते जाना है और देखते जाना है कि क्या तीनों का सम 360 है 360। ऐसा नहीं देखिए कि 135 तो नहीं, ये गलत है। हमेशा ध्यान रखना है कि तीनों का सम यदि 360 है, इसका मतलब ये क्या है, ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग मतलब यह दर्पण और यह मध्यदर्पण, यह मिरर और यह मिरर एक ही पॉइंट पे इमेज बना रही है, तो उसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, उसको एक ही बार काउंट करेंगे। ओके, तो अब एक लास्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। पुनः अगली क्लास में उसे डिस्कस किया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास मिरर 2 है, यह मिरर 1 है, और देखिए यहाँ से बन रही है 20 डिग्री और यहाँ से बन रही है 40 डिग्री, और इस लाइन पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है। आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी। तो सबसे पहले तो उस मेथड से निकाल लेते हैं। n = 360 बाई कितना, 60 डिग्री, कितना आया 6 इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, n-1 यानी 6 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 5 इमेज। ये तो बन गया जो हम जानते थे फॉर्मूला। अब हम मेथड से आते हैं। दिस इज M1 एंड दिस इज M2। अब देखिए जरा, तो M1 के साथ कितना डिग्री का एंगल है 20 और M2 के साथ 40। अब फिर से क्रॉस करेंगे, बीच में कितना डिग्री टोटल, तो टोटल हो गया 60 डिग्री। यहाँ से देखिए ऐड कीजिएगा तो 80 डिग्री, यहाँ ऐड कीजिएगा तो 100 डिग्री। अब पुनः क्रॉस करेंगे क्योंकि यह दोनों एंगल 180 से छोटा है, और तीनों का सम भी देख लीजिए 40 और 20 60 और 60 120, 360 तो है नहीं, यानी ओवरलैपिंग नहीं है। फिर से यहाँ आते हैं 60। अब यहाँ पहले ओवरलैपिंग चेक कर लेते हैं। 180 + 60 240, 360 नहीं, नो ओवरलैपिंग। अब आगे बढ़ेंगे, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 140, और इसको ऐड कीजिएगा तो 160। अच्छा, अब जरा सा देखते हैं फिर से, चूंकि यह दोनों एंगल 180 से छोटा है तो हम यहाँ पे फिर से 60 लाएंगे। अब देखिए इतना को ऐड कीजिएगा तो यह हो जाएगा 200 और यह हो जाएगा 220, मतलब 180 से बड़ा है तो इसको तो लेना नहीं और इसको भी नहीं लेना। अब एक चीज और चेक कर लेना है, ओवरलैपिंग है क्या नहीं। अगर आप नहीं चेक करते हो तो देखिए आंसर कितना आएगा 1 2 3, मिरर 1 में 3 और मिरर 2 में भी 1 2 3 3 3 6, बट आंसर लाना कितना है 5। इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग। इसलिए हमेशा इस मेथड को लगाते हुए तो 2 चीजों का ध्यान रखें। पहले तो 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, दूसरा चीज का क्या ख्याल रखना है कि तीनों का सम 360 डिग्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 120, यहाँ पे तीनों को जोड़िए 240, यहाँ पे जोड़िए 140 + 160
300 प्लस 60, यानी कि यहाँ पर तो 360 हो रहा है इन तीनों का सम। कितना डिग्री? 360। इसका मतलब यहाँ ओवरलैपिंग, और जैसे ही ओवरलैपिंग हो गई तो इसको हम एक बार काउंट करेंगे, या तो इसको मिरर 1 में काउंट करेंगे या तो इसको मिरर 2 में काउंट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? मिरर 1 में कितना इमेज है? 1 2 3, तो मिरर 1 में 3 इमेज। और यदि आप मिरर 2 में निकालना चाहते हो तो चलिए मिरर 2 के पास 1 2, अब ऐसा नहीं कि इसे काउंट करेंगे, क्योंकि इसे आप इसमें काउंट कर लिए, तो कितना इमेज काउंट करेंगे? 1 और 2, तो कितनी इमेज हो गई? टोटल 2 इमेज। आपसे पूछा जाएगा टोटल कितना हुआ, तो टोटल इमेज इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 इमेज। ओके क्या? अब हम क्या करते हैं, एक बार रिकॉल कर देते हैं, पुनः आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, उस प्रॉब्लम को आप अच्छे से बनाएं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये सारी मेथड अभी आपके लिए नहीं होगी, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, धीरे धीरे ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। और देखिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट है कहीं न कहीं आईआईटी में और आपके अच्छे एग्जाम से पूछे गए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। देखिए आपके बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो जनरली क्वेश्चन आपको इस रटने वाले मेथड से आएंगे, वो 60 डिग्री 120 डिग्री रटे रटाए से हो जाएंगे। बट कभी हो सकता है गलती से भी आपके बोर्ड में 72 डिग्री दे दे, 46 डिग्री दे दे, 47 डिग्री, तब क्या करोगे? तो उसके लिए हमेशा इस मेथड को याद रखना चाहिए। चलिए ओके, तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसे आपको घर से बना के लाना है, मतलब कमेंट करनी है। देखिए हमारे पास 2 मिरर है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, और दोनों की टोटल लंबाई L है, L मीटर। ओके, और यहां से हम लाइट रे को ऐसा करते हैं, एक चीज और जानते हैं, इस दोनों मिरर के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है? बीच का D है। ओके, अब देखिए यहां से एक लाइट सोर्स है जहां से इंसिडेंट रे आती है, ओके, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। फिर से देखिए तो ये हो गया नॉर्मल, जितना आपतन कोण उतना ही प्रवर्तन कोण, ओके, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पुनः देखिए इस मिरर पे इंसिडेंट है तो पुनः यहाँ से बाहर आएगी, पुनः इस पे जाएगी, पुनः इस पे जाएगी, पुनः ये लाइट ऐसे जाएगी, पुनः ऐसे जाएगी, पुनः ऐसे जाएगी, पुनः ऐसे जाएगी। आपसे यह पूछना चाहता है कि यदि यहाँ से लाइट सोर्स को, या कुछ कह सकते हैं यहाँ पे लाइट सोर्स है ऑब्जेक्ट, यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट होगी तो बताइए कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, हाउ मच, हाउ मेनी रिफ्लेक्शन विल हैपन, कितनी रिफ्लेक्शन में क्या होगी कि यह लाइट सोर्स यहाँ से कितना बार रिफ्लेक्शन होने के बाद बाहर निकल जाएगी। You have to calculate the total number of reflection so that this light ray come out from this tunnel, yes कह सकते हैं मिरर, दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस दी है, टोटल लंबाई L है, यहाँ से लाइट ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे आएगी, आपको पता है रिफ्लेक्टिव सरफेस से नीचे जाएगी, पुनः रिफ्लेक्ट करेगी, इसी तरह से रिफ्लेक्ट करते हुए धीरे धीरे लाइट रे कहाँ चली जाएगी? बाहर। तो आपसे यह पूछना चाहता है कि बताइए कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 करके आंसर देंगे। अब आप देखो कि इसमें कैसे आंसर आएगा, अगले केस में आप सोचो घर पे और इसका आंसर बताइए कमेंट में, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में इसको पहले डिस्कस करेंगे, पुनः नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो होप सो कि आपको सारी टॉपिक अभी तक समझ आ चुकी होगी और इस तरह से आपका प्लेन मिरर का सारा कॉन्सेप्ट, सारा थ्योरी हो चुका है। हमने लाइट की बेसिक पढ़ ली, रोटेशन पढ़ लिया, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ लिया, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कर ली, उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में भी जाने, प्लेन मिरर का सारा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, सारे टाइप के प्रॉब्लम जो आ सकते हैं वो सारे कर ली। अब आपका काम है बार बार वीडियो को देखना, समझना, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं आएगा इसी से, बस आपको क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और साथ ही साथ न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप प्लेन मिरर के कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बुक से कहीं से भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो कमेंट करें और बताएं। चलिए अगले क्लास से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।